गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन को लेकर के उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पुस्तक उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का चैप्टर वाइज क्रम में अरेंज किया गया है, तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार पुस्तक का चयन करें। आई होप यू वेल फाइन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर चल रहा था पॉपुलेशन। क्या चल रहा था? पॉपुलेशन, जनसंख्या। उसके कुछ प्रश्नों की चर्चा हो चुकी है। शेष यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसकी चर्चा आज के एपिसोड में हम लोग करते हैं। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, सेशन जिसका है ये है ज्योग्राफी। क्या है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है ये टॉपिक है पॉपुलेशन, जनसंख्या। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं और आंसर देते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पर? क्वेश्चन है द स्लोगन ऑफ व्हिच सेंसस ऑफ इंडिया वाज आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की किस जनगणना का नारा है? यह जो जनगणना का नारा है, यह जनगणना आपको मिलता है 2011। क्या है? ये 2011 का। वैसे अगर देखा जाए तो जो जनगणना करंट वाली हमारी है 2011 वाली, अगर ये प्रारंभ से देखा जाए, जब से जनगणना की शुरुआत हुई है, पहली बार जनगणना अगर देखा जाए तो कब किया गया था? तो 1872 में हुआ था। लेकिन ये लॉर्ड मेयो का कालखंड था। किसका था? लॉर्ड मेयो का था। लेकिन अगर प्रॉपर शुरुआत देखा जाए तो 1881 से प्रॉपर शुरुआत हुई है और यह किया गया था लॉर्ड रिपन के कालखंड से। यहां पर इस कालखंड से अगर हम जोड़ें तो प्रति 10 वर्ष पर, क्या प्रति 10 वर्षों के अंतराल पर यह सेंसस कराया जाता है। और इस आधार पर जो 2011 का सेंसस है, ये 2011 का सेंसस 15th सेंसस होगा। कौन सा होगा? 15th सेंसस होगा। लेकिन जो हमारा स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत का कौन सा होगा? तो यह 7वां होगा। स्वतंत्र भारत का यह 7वां सेंसस होगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत का पहला होगा 1951, उसके पश्चात 1961, फिर 1971, 1981, 1991, 2001, उसके पश्चात 2011। टोटल कितने हो गए? 7। तो स्वतंत्र भारत के 7, और वैसे कंप्लीट देखा जाए तो 15 हमारे सेंसस हो चुके हैं। और ये जो 2011 का सेंसस था, इसका जो नारा है ये है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है द सेक्स रेशियो इन वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी is very important to get information about women in the country. Given below are statistics as per census of India 2011. Match the following and identify the correct option. लिखा गया है देश में महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात बहुत महत्वपूर्ण है कि फीमेल का जो सोशल स्टेटस है ये क्या है। या इसी से स्पष्ट हो जाता है लिंगानुपात से और लिटरेसी रेट से। लिटरेसी रेट हो गया, लिंगानुपात हो गया, ये दो ऐसे पैरामीटर हैं जिससे हम किसी भी समाज में महिलाओं की, फीमेल की जो कंडीशन है इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहां पर उसी के बारे में कह रहा है लिंगानुपात बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें और सही विकल्प की पहचान करें। क्या लिखा गया यहां पर? एक तरफ है स्टेट और एक तरफ है यूनियन टेरिटरी। मतलब स्टेट, यूनियन टेरिटरी इधर है और इधर लिखा गया है उनका परसेंटेज या अनुपात। 1000 मेल पर कितनी फीमेल है। इंडिया का जो कैलकुलेशन होता है यह 1000 मेल पर फीमेल का आंकड़ा लिखा जाता है, जबकि यूएस जैसे राष्ट्रों में फीमेल के आधार पर मेल का आंकड़ा लिखा जाता है और वहां पर 100 के आधार पर होता है। यहाँ पर 1000 के आधार पर होता है, वहां पर 100 के आधार पर होता है। थोड़ा पैरामीटर में वहां पर अंतर आ जाता है। तो यहां पर कह रहा है कि जो केरल है, केरल का जो लिंगानुपात है ये कितना है, अर्थात 1000 मेल पर कितनी फीमेल विद्यमान है केरला में। फिर है पांडुचेरी, 1000 मेल पर कितनी फीमेल अवेलेबल हैं इन पांडुचेरी। थर्ड लिखा गया है दिल्ली 1000 मेल, हाउ मेनी फीमेल आर अवेलेबल इन दिल्ली। सेम कंडीशन है हरियाणा का। यहाँ पर ऑप्शन क्या मिलान करना है,
1037, 1084, 879 एंड 868। तो यहाँ पर केरला का जो लिंगानुपात है ये है 1037, पांडुचेरी का कितना है 1084, दिल्ली का कितना है 879 और हरियाणा का कितना है, यहां पर आपको मिलता है 860। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो आंसर हमारा हो जाएगा, सब करेक्ट हैं, तो यहां पर 1B अर्थात यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप इसी प्रकार ध्यान से देखें, क्या लिखा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना है। ऑप्शन क्या लिखा गया है, 54.6%, 64.6%, 44.6% और 55.6%। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है ए है, ए क्या है, ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, एज पर द 2011 सेंसस व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ऑप्शन क्या लिखा गया यहां पर, 482 है, 482% पर स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन लिखा गया है 328 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर है 282 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जो करेक्ट आंसर है ये है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 382 व्यक्ति हैं एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। यहां पर अगर देखा जाए मैक्सिमम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है ये कहां की है, तो मैक्सिमम आपको मिलती है बिहार। कहां की है, बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है। और इसके पश्चात अगर हम देखें तो हमको मिलता है वेस्ट बंगाल मिलता है। कौन मिलता है, वेस्ट बंगाल मिलता है। फिर कौन मिलता है, केरल मिलता है। केरल का भी पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। और फिर मिलता है उत्तर प्रदेश। क्या मिलता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो मिलती है 829 है। कितना है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा किसकी है, बिहार की है। नॉर्मल राज्यों में अगर स्टेट कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो वहां पर दिल्ली मिल जाता है। दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है ओवरऑल पूरे राष्ट्र में। इस आधार पर इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following period is known as the period of population explosion in India। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहां पर क्या है, 1981 से 2021, फिर है 1931 से 1961, फिर है यहां पर 1921 से लेकर के 1951 और फिर लिखा गया है 1951 से लेकर के 1981। यहां पर जनसंख्या विस्फोट का तात्पर्य क्या होता है यह हमको स्पष्ट होना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट का तात्पर्य होता है कि यहां पर जनसंख्या की वृद्धि, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा बर्थ रेट है, क्या, जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट अधिक हो जाए और डेथ रेट कम हो जाए। क्या हो जाए, डेथ रेट कम हो जाए। तो जब बर्थ रेट डेथ रेट से अधिक हो जाए तो यह कंडीशन हमारी जो कहलाती है यह होती है जनसंख्या विस्फोट की। क्या होती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन होती है। और इंडिया में यह कंडीशन जो देखी गई जिस पीरियड के दौरान, वह ड्यूरेशन था 1951 टू 1981। इस दौरान भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है यह काफी तीव्र गति से बढ़ी है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि यहां पर जन्म दर बहुत ज्यादा बढ़ गई, जन्म दर एज इट इज ही थी। यहां पर डिफरेंस किस में आया, जो डेथ रेट था यह कम हो गया। डेथ रेट इसलिए घट गया क्योंकि जो यहाँ की फैसिलिटीज हैं, जैसे हम बात करें मेडिकल फैसिलिटी या अन्य प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं, अर्थव्यवस्था जब हमारी बेहतर होती है, इकोनॉमी जब हमारी फैसिलिटेट होती है, तो इसका रीजन होता है कि जो लोग हैं ये कोई ऐसा नहीं होगा कि जो खाने के बगैर मरेगा, अर्थात हंगर डेथ नहीं होगी। सबको हर प्रकार के सुख सुविधाएं, भोजन अवेलेबल होंगे। तो इसका तात्पर्य होगा मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध होगी, तो लोगों की जो पहले मृत्यु हो जाती थी अब मृत्यु नहीं हो। तो यहाँ पर जो डेथ रेट है यह घट गया, जबकि बर्थ रेट एज इट इज था
तो कंपैरिजन आप करेंगे तो पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या करेगी, बढ़ने लगेगी, और वह कंडीशन थी 1951 टू 1981। सो आंसर करेक्ट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which year census is the 15th national census survey conducted by the census organization of India। भारत के जनगणना संगठन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष की जनगणना है। तो अतीत से देखा जाए, अर्थात जब से जनगणना की शुरुआत हुई है तब से आज तक जो किया गया है टोटल क्या हो गया है 15। लेकिन आजादी के बाद की अगर बात करें स्वतंत्र भारत का, तो यहाँ पर 1951 से प्रारंभ होता है और टोटल हो जाता है 7। कितने हो जाते हैं 7। तो यह 2011 का ही है, किसका है 2011 को ही डिनोट करता है। तो आंसर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा गया है ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न अब आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो हमारे आने वाले सेशन है उस सेशन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देख लें, समझ लें, और पुस्तक में भी इसके बारे में बहुत बेहतर ढंग से एनालिसिस किया गया है। तो आप पुस्तक के माध्यम से क्या करें, इसको देख लें। यहां पर है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स लिटरेसी रेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। उस विकल्प की पहचान कीजिए जो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। किस ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग ये है कि पहले ऑप्शन पर जो रहेगा उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, सेकंड पे जो रहेगा उसका उससे कम रहेगा, थर्ड पर उससे कम रहेगा। ठीक, यहां पर है किस आधार पर बताना है, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट के आधार पर बताना है। तो सर्वाधिक लिटरेसी रेट कहां पर होगी, जहां का लिंगानुपात अधिक होगा, जहां का कह सकते हैं सोशल स्टेटस बेहतर होगा, तो केरला है। केरला का जो लिटरेसी रेट है काफी बेहतर है। ठीक है, साक्षरता दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सर्वाधिक अगर लिटरेसी रेट की हम बात करें किस राज्य की मिलती है, तो सर्वाधिक लिटरेसी रेट आपकी कहां की मिलेगी, केरला की मिलेगी। कहां की मिलेगी, केरला की मिलेगी। उसके पश्चात किसकी मिलेगी, उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश की मिलेगी, और तीसरे नंबर पर हरियाणा की मिलेगी। आंसर इज करेक्ट यहाँ पर ए नंबर 1 पर होगा, ए नंबर 2 पर होगा, और ए नंबर 3 पर होगा। इसलिए ए बी सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ए बी सी यहां पर सी ऑप्शन के डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का परसेंटेज बताना है, प्रतिशत के आधार पर बात करना है, सर्वाधिक है। ऑप्शन क्या लिखा गया है, ऑप्शन यहां पर है छत्तीसगढ़, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आंसर यहां पर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसका एक लार्ज जो पोर्शन है एक इसका हिंदू पॉपुलेशन का है। इसलिए वो भी किस आधार पर, परसेंटेज के आधार पर। परसेंटेज के आधार पर जितना परसेंट हिंदू पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में है उतना भारत के किसी अन्य राज्य में नहीं है। आंसर इज यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है द एवरेज मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011 वाज। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर थी कहें या है कहें, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट सेंसस हमारा आया नहीं है। 2021 का सेंसस अभी तक पब्लिश हुआ ही नहीं है, क्योंकि कोविड के कारण ये सब थोड़ा पोस्टपोन हो चुके हैं। इसलिए अभी भी जो हमारे पास आंकड़े हैं ये 2011 के ही है। यहाँ पर ऑप्शन क्या लिख रहा है, मेल लिटरेसी रेट का यहाँ पर है 65.21, फिर लिखा है 70.2%, 95.6% और लिखा है 82.14%। तो आंसर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर भारत का हम कंप्लीट लिटरेसी रेट देखें तो हमको लिटरेसी रेट मिलती है 73%। भारत की जो साक्षरता दर है कितना है, 73% है। यहीं पर अगर मेल की हम बात करें तो मेल का 82.14% मिलता है, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का मिलता है 65.46%। ये फीमेल पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट है, किसका,
फीमेल का, और मेल का कितना है? 82.14% है, ये मेल का है। और ऑल ओवर कितना है? तो ऑल ओवर हमको मिलता है 73% लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो वैल्यू, हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो वैल्यू अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। मीनिंग क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन लिखा गया है, यहां पर ध्यान रखना है। किसकी बात कर रहा है? यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। और क्या? सेक्स रेशियो की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेक्स रेशियो की बात कर रहा है, वो भी 2011 में। ऑप्शन लिखा गया है दमन दीव, फिर लिखा गया यहां पर अंडमान निकोबार, पुदुचेरी और दिल्ली। तो कहां का सेक्स रेशियो यहां पर काफी बेहतर होगा, इसके बारे में हमको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा सी, पुदुचेरी। पुदुचेरी का जो सेक्स रेशियो है अन्य पर्टिकुलर स्टेट की तुलना में, यूनियन टेरिटरी में हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा है। कहां की? पुदुचेरी की। आंसर यहां पर सी इज करेक्ट। देखो, अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो पर्टिकुलर दो केस में मैक्सिमम होता है। या तो समाज काफी ज्यादा कह सकते हैं अपने एंशियंट कंडीशन में हो, प्राचीन अवस्था में हो, जहां पर स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो विद्यमान नहीं रहती। वहां पर भी हम कह सकते हैं सेक्स रेशियो ठीक रहता है, सामान्य रहता है, नॉर्मल रहता है। या तो सामाजिक स्टेटस बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए, तब जाकर के मेल और फीमेल में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता है। जिस प्रकार से मेल हर प्रकार का कार्य कर सकता है, उस प्रकार से फीमेल भी हर प्रकार का कार्य करने के लिए योग्य होती है। तो वह समाज के लिए किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं बनती। लेकिन जो बीच वाला समाज होता है, जहां पर बहुत सारे आडंबर होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ट्रेडिशन होते हैं, बहुत सारी कुरीतियां होती हैं, जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग होते हैं, यहाँ पर मेल और फीमेल का वेरिएशन काफी ज्यादा होता है कि सब कार्य करने का अधिकार मेल को ही जाता है, फीमेल को नहीं जाता है। तो ऐसे में फीमेल जो होती है यह उस समाज के लिए एक बोझ बन जाती है। तो एक कंडीशन जो होती है यह फीमेल को डिप्रेस करने लगती है, तो वहां का जो रेशियो होता है वह घटने लगता है। तो दो कारण है, यहां पर दो ही कंडीशन आपको मिलेगी जहां पर सेक्स रेशियो काफी बेहतर होता है। एक तो या तो वो समाज काफी पिछड़ा हो, अर्थात अपने एंशिएंट कंडीशन में हो, और या तो वह समाज काफी ज्यादा आगे निकल चुका हो, तो जाके सेक्स रेशियो आपको ठीक ठाक मिलेगा। इसलिए जितने ट्राइबल कम्युनिटी एरिया आपको देखने को मिलते हैं वहां का सेक्स रेशियो बहुत अच्छा होता है। और या तो बहुत ज्यादा जो सोशली डेवलप हो चुके हैं उनका सेक्स रेशियो अच्छा होता है, लाइक केरला। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 2011 सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया लाइव्स इन रूरल एरिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? ऑप्शन यहां पर लिखा है 68.8%, सेकंड ऑप्शन है 58.8%, थर्ड ऑप्शन है 66.8%, फोर्थ ऑप्शन है 67.8%। ऑप्शन करेक्ट इज यहां पर ए है, क्योंकि अगर टोटल इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो यहां पर 31.2% जो पॉपुलेशन है यह कहां रहती है? यह नगर में रहती है। कहां रहती है? नगर में रहती है। तो शेष कितना बचा? शेष बच जाएगा 68.8% जो पॉपुलेशन है कहां रहती है? ग्रामीण एरिया में रहती है। कहां रहती है? ग्रामीण एरिया। तो ऑप्शन यहां पर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ दमन एंड दीव। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? यहां पर ऑप्शन काफी अच्छा है, लिखा गया है 775, 775, फिर लिखा है 678, 886 और 680। तो यहां पर आपको बताना है कि जो दमन दीव है, दमन दीव का सेक्स रेशियो यहां पर कितना है। तो दमन दीव का सेक्स रेशियो काफी कम है। अगर ओवरऑल पूरे इंडिया की हम बात करें तो सबसे कम सेक्स रेशियो कहां का है? दमन और दीव का है। काफी
कह सकते हैं एक प्रकार से क्लाइमेक्स की कंडीशन देखने को मिलती है। दमन दीव एक प्रकार से देखें तो वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी भी ठीक ठाक रहती है, फिर भी सेक्स रेशियो बहुत कम। रीजन फॉरेनर का यहाँ पर इम्पैक्ट है, यहाँ पर सेक्स रेशियो तुलनात्मक तौर पर कम मिलता है, वो भी इंडिया के सभी स्टेट में सबसे कम, चाहे वह स्टेट यूनियन टेरिटरी हो चाहे नॉर्मल स्टेट हो, सब में सबसे कम अगर किसी का मिलता है तो वह कौन है, दमन दीव का सबसे कम है। 618 फीमेल ही अवेलेबल हैं 1000 मेल पर। काफी यहाँ पर कह सकते हैं बैड स्थिति है उस पर्टिकुलर सोशल के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइग्रेशन इन इंडिया। भारत में प्रवास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके बारे में प्रश्न पूछा है, माइग्रेशन के बारे में। यहाँ पर लिख रहा है प्रवास ग्रामीण से शहर हो सकता है। माइग्रेशन होता है, लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं, किस लिए, रोजगार के लिए। तो माइग्रेशन में भी रूरल टू अर्बन किस लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जाते हैं रोजगार की तलाश में जाते हैं, अच्छे शिक्षा के लिए जाते हैं, अच्छी चिकित्सा के लिए जाते हैं। तो इस सब रीजन से लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं। तो ये तो है सही, तो सही है तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा ना, कह रहा है ना। आंसर हमको क्या देना है, आंसर देना है कि जो गलत है आप कह रहे हैं गलत है, तो सही हो गया, तो गलत तो है नहीं। फिर लिख रहा है माइग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सोशल फैक्टर। प्रवास सामाजिक कारकों पर निर्भर नहीं करता है। क्या यह सही है या गलत? प्रवास सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है या नहीं, तो ये सामाजिक कारकों पर निर्भर नहीं करता है, करता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ये काफी ज्यादा अच्छे होते हैं कि लिखा गया है। अच्छा, माइग्रेशन हैज पुल एंड पुश फैक्टर, ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है कि माइग्रेशन कभी काल होता है कि आप बाध्य होकर के जाते हैं। मान लेते हैं किसी आप एरिया में रहते हैं, उस एरिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वह आपके रहने के योग्य नहीं है, तो आप वहां से मजबूर होकर के जाते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, पुश फैक्टर। आपको वहां से जबरन भेजा गया। और होता है पुल फैक्टर, कभी कभी नगरीय आकर्षण लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ आने के लिए। तो पुश और पुल फैक्टर जो है यह भी माइग्रेशन के लिए उत्तरदायी एक फैक्टर होता है। फिर लिख रहा है इट मे बी अर्बन टू रूरल एरिया, यह शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों तक होता है, ये भी सही है। अब आप देखेंगे जो काफी डेवलप कंट्री हैं, उस काफी डेवलप कंट्री में लोग माइग्रेट जो करते हैं वह शहर से गांव की तरफ करते हैं, क्योंकि गांव का जो कंडीशन है रहने के योग्य वाला, कौन सा कंडीशन, रहने के योग्य वाला जो कंडीशन है वो काफी बेहतर होता है। गांव का आप परिवेश देखिए, गांव का भोजन देखिए, गांव का रहन सहन देखिए, तो थोड़ा जैसे लगता है बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है, एक कह सकते हैं काल्म माइंड के लिए। इसलिए जो हमारे बहुत डेवलप कंट्री हैं वहां के लोग माइग्रेट करते हैं शहर से गांव की तरफ, ये भी कंडीशन। लेकिन यहां पर जो लिख रहा है कि माइग्रेट डज नॉट डिपेंड ऑन सोशल फैक्टर, ये गलत है। सोशल फैक्टर पर निर्भर करता है, सोशल फैक्टर पर निर्भर करता है। कैसे? जब माइग्रेशन होता है गांव से शहर की तरफ तो फीमेल का कम होता है, मेल का ज्यादा होता है, तो सोशल फैक्टर आया कि नहीं आया? शहरों में जो आबादी होती है मेल की ज्यादा होती है, फीमेल की कम होती है। रीजन कि शहर में वर्किंग पॉपुलेशन जाता है, और वर्किंग पॉपुलेशन अभी जो हमारा इंडिया का माइंड सेट है कि मेल ही कार्य करने के लिए बना है, फीमेल कार्य करने के लिए नहीं बनी है। इसलिए यहाँ पर जो माइंड सेट है वो माइंड सेट यहाँ पर नजर आता है। इसलिए जो लिखा है कि सोशल फैक्टर पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत है। सोशल फैक्टर पर भी निर्भर करता है, और इस आधार पर यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द लिंकन इंडेक्स मेजर्स। यहां पर एक इंडेक्स है जिसका नाम है लिंकन सूचकांक। ये किसको मेजर करता है? कई प्रकार के इंडेक्स होते हैं, उसी प्रकार का एक इंडेक्स ये भी है। लिख रहा है पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या जनोदर अर्थात पॉपुलेशन नेशनलिटी रेट। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉपुलेशन मोर्टेलिटी रेट। फोर्थ ऑप्शन है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो लिंकन सूचकांक है यह किसके लिए बनाया गया है? तो इसका बेसिक जो मेजरमेंट होता है यह पॉपुलेशन साइज को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? पॉपुलेशन साइज को मेजर करता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द सेंसस 2011 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड
द लोवेस्ट पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन क्या है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। तो ऐसा आपको लग सकता है कि जो एरिया कम आपको नजर आ रही है गोवा की, तो गोवा की पॉपुलेशन कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोवा की पॉपुलेशन, गोवा का एरिया कम है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन यहाँ पर ठीक ठाक स्थिति। लेकिन जो सिक्किम है, सिक्किम का एरिया भी कम है और पॉपुलेशन भी कम है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ नेशनल इन द वर्किंग एज ग्रुप इज जनरली ग्रुप्स बिटवीन। किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतया के बीच वर्गीकृत किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं और वो देखे थे कि कहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, पॉपुलेशन डिविडेंड या डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि जो कार्यशील जनसंख्या होती है जहां पर अधिक होती है जिस राष्ट्र में, वह राष्ट्र क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड, लाइक इंडिया। तो यहाँ का एज ग्रुप क्या था? 15 से, अगर हम फॉरेन की बात करें तो 15 से 64, अगर इंडिया जैसी कंट्री की बात करें तो 15 से 59 ईयर तक को हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन मानते हैं। तो यहाँ पर है 18 से 62, फिर यहाँ पर लिखा गया है 16 से 60, फिर लिखा गया 15 से 59 और लिखा गया 14 से 58। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है 15 to 59 ईयर्स। ये क्या होते हैं? ये वर्किंग पॉपुलेशन होती है। क्या होती है? वर्किंग पॉपुलेशन होती है। और वर्किंग पॉपुलेशन होने के कारण ही इंडिया क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड रखता है। सो आंसर करेक्ट इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच यूनियन टेरिटरी हैड द हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रुप रेट बिटवीन 2001 टू 2011। यहां पर एक डेकेड है, एक दशक है। इस दशक के दौरान कह रहा है कहां का पॉपुलेशन जो रेट है, ग्रोथ रेट है, ये क्या है? मैक्सिमम है, हाईएस्ट लिख रहा है। क्या लिख रहा है? हाईएस्ट। वो भी यूनियन टेरिटरी की बात है। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? ऑप्शन क्या लिखा गया है यहां पर? एक है NCT टू दिल्ली, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। सेकंड ऑप्शन है लक्षद्वीप। थर्ड ऑप्शन यहां पर है दादरा एंड नागर हवेली और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दादरा और नागर हवेली। यहां का ही पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है यह मैक्सिमम है ऑल ओवर इंडिया इन यूनियन टेरिटरी। यहां पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करें अन्य के केस में तो आपको मिलता है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिलता है, मेघालय का सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ऑल ओवर इंडिया, तो वहां पर आपको कौन मिलता है? मेघालय मिलता है। क्या मिलता है? मेघालय मिलता है। पहले नंबर पर तो आपको दादरा नागर हवेली मिल जाएगा, इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। उसके पश्चात अगर देखें तो कौन मिल जाता है? मेघालय मिल जाता है। फिर कौन मिल जाता है? अरुणाचल प्रदेश मिल जाता है। और उसके पश्चात अगर हम बात करें तो बिहार मिलता है। जैसा हम लोग एक प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही था, जिसमें आपको ऑप्शन मिल गया था मेघालय था, अरुणाचल प्रदेश था और बिहार था। तो यहां पर वही बातें हैं कि नंबर 1 पर तो यही है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पिछले 10 वर्षों में यहां पर देखी गई है। लेकिन उसके पश्चात अगर देखें तो मेघालय आता है। कौन आता है? मेघालय आता है। फिर अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। और इसके पश्चात कौन आता है? तो बिहार आता है। ठीक। लेकिन सर्वाधिक कहां का है? सर्वाधिक दादरा नागर हवेली का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? मैक्सिमम है। तो नेक्स्ट, अगर पूरे भारत की हम देखें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है, तो लगभग आपको मिलती है 17.2% पिछले 10 वर्षों में। ये दशकीय ग्रोथ रेट है। कैसा है? दशकीय। पूरी इंडिया का ग्रोथ रेट है 17.2%। ठीक। हम लोग चलते हैं अपने, अच्छा यहीं पर अगर एक प्रश्न और पूछा जाए कि न्यूनतम दशकीय रेट किस स्टेट का है? न्यूनतम, ये तो मैक्सिमम की बात होगी। मैक्सिमम दादरा का है, उसके पश्चात मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार है। लेकिन न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आता है मिनिमम की कंडीशन में आता है
नागालैंड। कौन है? नागालैंड। नागालैंड का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये माइनस में है, -0.6%, अर्थात यहाँ के पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी नहीं बल्कि डिक्रीज हो गई है। और जबकि इससे पूर्व के डेकेड में अगर आप जाएं 1991 टू 2001 के कंडीशन में जाएं तो नागालैंड की जो ग्रोथ रेट थी ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा थी, लेकिन इस पर्टिकुलर दशक में नागालैंड की जो ग्रोथ रेट है ये माइनस में चली गई। बहुत ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं ड्रामेटिक तरीके से चेंज देखने को मिला है। पिछले दशक में सबसे ज्यादा थी और इस दशक में सबसे कम हो गई। किसकी? नागालैंड की। तो सो यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा गया है, एज पर सेंसस 2011 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, प्रोवाइड एन अप्रोक्सीमेट रेंज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, अनुमानित सीमा प्रदान करें। क्या प्रश्न पूछ रहा है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। इस पर भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं और वहां पर क्वेश्चन था कि भारत की जो ग्रामीण पॉपुलेशन है इसका परसेंटेज क्या है। तो जब ग्रामीण का स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, तो अर्बन का भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम्मिश्रण, दोनों का मिक्सअप ही क्या होता है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन होती है। तो अगर कहें कि रूरल जो पॉपुलेशन है यह 68.8% थी, इसका तात्पर्य है अर्बन पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 31.2% हो जाएगी। यही तो होगा ना। आंसर देखिए यहाँ पर लिखा है 20 से 25%, तो है नहीं। फिर लिखा है 30 से 35%, तो ये भी तो नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर क्या है यहाँ पर? बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स रेशियो इन इंडिया इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर। भारत में लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। कितने पॉपुलेशन पर फीमेल को कैलकुलेट किया जाता है? 1000 मेल पर, 1000 मेल, हाउ मेनी फीमेल इज कॉल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। यहां पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं उसी के आधार पर होता है। तो यहां पर क्या फिलअप करना होगा? 1000 मेल। क्या होगा? 1000 मेल। क्या लिखा है यहाँ पर? 100 मेल इन द पॉपुलेशन। 100 मेल नहीं होता है बल्कि 1000 होता है। क्या होता है? 1000। 100 मेल जो है यह वेस्टर्न कंट्री में प्रयोग होता है, लेकिन विशेष तौर पर 100 मेल नहीं बल्कि 100 फीमेल पर मेल निकाला जाता है यूएस में। तो यह तो गलत है। फिर लिखा है 1000 मेल इन द पॉपुलेशन, 1000 मेल पर स्त्रियों की संख्या, तो ये करेक्ट है। यहां पर लिखा 500, तो ये भी तो नहीं है, और यहां पर ये भी सही नहीं। तो सही क्या यहां पर है? यहां पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स देयर वाज अ नेगेटिव ग्रोथ रेट इन द इंडिया पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? और यह कंडीशन ही आपका इससे पूर्व के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया गया था। वहां पर था 1921 का ही जो टाइम फ्रेम था, वहां पर कह सकते हैं जो डेथ रेट थी, बर्थ रेट, दोनों लगभग इक्विवेलेंट थी। वहां पर पॉपुलेशन स्टेगनेंट थी। क्या थी? स्टेगनेंट थी। और ऐसा भी आ गया था उस कालखंड में 1911 से लेकर के 1921 के टाइम फ्रेम में कि वहां का जो ग्रोथ रेट था वो माइनस में चला गया। हाँ, लेकिन 1921 के पश्चात ग्रोथ रेट में फिर इंक्रीज होना प्रारंभ हो गया है। इसलिए कभी काल 1921 को हम लोग महान विभाजक रेखा के रूप में भी जानते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के रूप में भी जानते हैं। तो यहां पर ऑप्शन है 1911 से 1921, 1941 से 1951, फिर है 1961 से 1971, फिर है 1921 से 1931। तो ऑप्शन यहां पर ए इज करेक्ट। क्या है? ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी ऑफ इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? यहां पर एक टर्म आपको ध्यान रखना है, कह रहा है दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक। अगर केवल कहता कि दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है, ध्यान रखिएगा, दूसरा
सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया या रिलीजियस ऑफ इंडिया, आंसर अलग होता, लेकिन यहां पे कह रहा सेकेंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ इंडिया, यहां पर आंसर। अगर हम रिलीजियस के आधार पर देखें तो सर्वाधिक रिलीजियस जो इंडिया में है ये है हिंदू, हिंदी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सेकंड पर आता है मुस्लिम, कौन आता है? मुस्लिम। और थर्ड पे आता है ईसाई, कौन आता है? ईसाई। लेकिन यहां पर हिंदू जो है यह माइनॉरिटी पॉपुलेशन नहीं है, यह माइनॉरिटी के अंतर्गत नहीं मानी जाती है। तो माइनॉरिटी माना किसको जाता है? मुस्लिम को और सिख को, अरे मुस्लिम और ईसाई को। तो यहां पर कह रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस पॉपुलेशन, तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन आएगा? ईसाई, क्योंकि यहां पर माइनॉरिटी की जो शुरुआत है यह मुस्लिम से होती है, तो मुस्लिम पहले नंबर पर है माइनॉरिटी पॉपुलेशन, और दूसरे नंबर पर कौन आएगा? ईसाई। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ए इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 which of the following is not included in the top 10 most population countries? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है? यहां पर स्पष्ट किए, सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन क्या लिखा गया? पाकिस्तान, जापान, नाइजीरिया और कनाडा। तो आंसर यहां पर होगा डी इज करेक्ट। कनाडा टॉप 10 पॉपुलेटेड कंट्री के लिस्ट में शामिल नहीं है। अगर सर्वाधिक हम पॉपुलेटेड कंट्री की बात करें तो वहां पर जो राष्ट्र मिलता है सबसे नंबर 1 पर मिलता है चीन, तो आप सभी लोग जानते होंगे। दूसरे नंबर पर कौन मिलता है? भारत। यहां पर थोड़ा इसको सही लिखते हैं, ठीक है, यहां पर है चीन, भारत। अगर इसके बाद हम देखें तो आपको मिलता है यूएसए मिल जाता है। क्या मिल जाता है? यूएसए है, इंडोनेशिया है, यूएसए है, इंडोनेशिया है। इस प्रकार आप देखेंगे जब आप पूरा लिस्ट यहां पर मेंशन करेंगे तो यहां पर कनाडा टॉप 10 कंट्री में आता ही नहीं, कनाडा टॉप 10 के बाहर है, इसलिए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 which state has the highest decadal population growth rate between 2001 to 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। तो आप लोगों के समक्ष हमने इससे पूर्व के क्वेश्चन में ये डिस्कस कर लिया है, और वहां पर हमने देखा था कि यहां पर पूछ क्या रहा है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 which state has the highest decadal population growth rate? तो सबसे ज्यादा हमने बताया किसका था? पुडुचेरी का था। किसका था? पुडुचेरी था। दूसरे नंबर पर कौन आया था? मेघालय आया था। कौन आया था? मेघालय आया था। थर्ड पर कौन आया था? तो अरुणाचल प्रदेश था। फोर्थ पर कौन था? बिहार था। ये हमने यहां पर ऑर्डर देखा है इन स्टेट। तो इन दिस ऑप्शन यहां पर आप देखें डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। मेघालय का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इन डेकेड ये मैक्सिमम है दिए गए ऑप्शन के आधार पर। वैसे किसका है? पुडुचेरी का मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री द सेंसस 2021 which got postponed due to COVID-19 was supposed to collect data for, फिर यहां पर फिलअप करना है, फॉर द फर्स्ट टाइम। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 2021 की जनगणना जो कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई थी में पहली बार का डेटा एकत्र करना था। यहां पर इसको ऐसा नहीं कि हर प्रकार के आंकड़े पर्टिकुलर हर डेकेड में होते ही हैं, किसी खास कंडीशन से किसी पर्टिकुलर केस को हम लोग क्या करते हैं? उस आंकड़े को इकट्ठा करते हैं। यहां पर कह रहा है कौन से आंकड़े को इकट्ठा करने की बात की गई थी 2021 में? क्या? अनुसूचित। तो अनुसूचित का जो डाटा है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट है, इसका तो आंकड़ा पहले से हमारे पास है, 2011 में भी इसके आंकड़े हमारे पास हैं, ये तो है नहीं। यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट इसके भी आंकड़े पहले से हमारे पास हैं, तो पहली बार तो ये
कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस को तो हम लोग आइडेंटिफाई कर नहीं रहे हैं। फिर लिख रहा है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अभी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को इंप्लाई किए कितना दिन हुआ, किसका आंकड़ा हम इकट्ठा करेंगे, अभी तो इसमें बहुत कम टाइम लगा ना, ये भी नहीं लॉजिकल आंसर है। तो लॉजिकल आंसर जो है ये है अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट का जो है सेंसस पहली बार यहां पर करने की बात की गई है 2021। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, क्वेश्चन इज एज पर द स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन मेन वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द लीस्ट इन अ ईयर। मीनिंग क्या है, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम कितना दिन कार्य करता है। ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है 190 दिन, 150 दिन, फिर लिखा गया है 223 दिन और लिखा गया यहां पर 183 दिन। तो इसका ज्यादातर डिस्क्रिप्शन आपको इकोनॉमी के सेक्शन में मिलता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम उसे मानते हैं कि जो मिनिमम 183 डे वर्क करता हो इन अ ईयर। तो सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग द वीडियो। लेट्स मीट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।